गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर सिलेबस क्या है हिमाचल जीके का। तो बच्चों सिलेबस का ऐसा है कि जो हिमाचल सरकार है, जो HPAS है, वो कुछ ऐसा स्पेसिफिक सिलेबस नहीं बताती है हिमाचल जीके के लिए। लेकिन एक अगर जनरल सी बात है, अगर हमने हिमाचल प्रदेश देखना है या फिर इंडिया ही देखना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन भी हम करते हैं, तो हम क्या देखते हैं उसमें? ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना। किसी भी जगह की अगर हमने हिमाचल प्रदेश देखना है तो उसकी हम हिस्ट्री देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे और उसके रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे, है ना। सर्वे देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है उसका। तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना ही चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे मेंस है, चाहे इंटरव्यू है। और अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो हम प्रीलिम्स कवर करने के लिए तो नहीं कर रहे। प्रीलिम्स ट्रैक करके तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या लगेगा? हमें डिस्करेजिंग ही लगेगा कि हमने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, मेंस में पहुंच गए, या मेंस में पहुंच गए थे, इंटरव्यू में नहीं पहुंचे। तो दैट विल बी काइंड ऑफ डिस्करेजिंग, नॉट एनकरेजिंग। तो अगर हमें स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बेटर करना है, आगे बढ़ना है और एग्जाम को एंड तक क्लियर करना है, विच मीन्स कि हमने एग्जाम को प्रॉपरली रियल टर्म्स में क्लियर करना है, क्रैक करना है हमें सिविल सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो हमें सारी स्टेजेस को पार करना है। सारी स्टेजेस को पार करना है तो आपको हिमाचल प्रदेश से प्यार करना पड़ेगा। हिमाचल की एक एक डिस्ट्रिक्ट को, एक एक वैली को, एक एक पीक को घोल के पीना पड़ेगा। वहाँ की हिस्ट्री को, वहाँ के राजाओं को, मुगलों ने वहाँ पे क्या किया, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, बजट की एलोकेशन क्या है, क्या नई स्कीम्स आई हैं, सेंटर कैसे हेल्प कर रहा है, क्योंकि एक हिली स्टेट है तो सेंटर की कंट्रीब्यूशन बहुत रहती है। वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, वहाँ पे किस तरह का वातावरण है, किस तरह का क्लाइमेट है, ये सब चीजें, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी जगह पर हैं, और क्या क्या सर्विस सेक्टर में हम कर रहे हैं, तो ये सब हमें पता होगा। कौन कौन से फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन जो हमेशा हिमाचल प्रदेश में लगभग आता है, वो रहता है गांधी जी से रिलेटेड। तो ये सब बेसिक सी चीजें अगर हम कर गए, रिवर्स कौन कौन सी हैं, और ये सब चीजें अगर हम कर गए तो कोई नहीं रोक सकता हमें प्रीलिम्स क्लियर करने से, कोई नहीं हमें रोक सकता हिमाचल प्रदेश का मेंस क्लियर करने से, और कोई नहीं रोक सकता हमें हिमाचल प्रदेश के इंटरव्यू से रोकने से, और कोई नहीं हमें रोक सकता हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल एग्जाम क्लियर करने से और वहां पे एक ऑफिसर बनने से। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। तो अभी ज्योग्राफी हमारा काफी कुछ रहता है। अभी हमारी कुछ वैलीज रहती हैं, वहां पे हमारी कुछ पीक्स रहती हैं, कुछ ग्लेशियर्स रहते हैं, जो कि हम धीरे धीरे करते जाएंगे। लेकिन मैंने कहा थोड़ा चेंज ओवर हो जाए, थोड़ा बच्चों को एक एक चीज करते करते उनको ये ना लगे कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी ही है सिलेबस में। सिलेबस में और भी बहुत कुछ है बच्चों, तो हम फटाफट सारा कुछ देखते जाएंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को हम हिस्ट्री भी शुरू करवा दें, उनको हिस्ट्री से भी थोड़ा रूबरू होने दें, कि ताकि जैसे जैसे हम ज्योग्राफी करते जाएंगे और वो डाइजेस्ट करते जाएंगे, उनका दिमाग समझता जाएगा ज्योग्राफी को, एट द सेम टाइम वो हिस्ट्री के साथ भी थोड़ा रूबरू हो जाएंगे। और वो जो भी राजाओं के नाम हैं, उन्होंने कौन कौन सी जगहें जीती, कैसे कैसे मुगलों ने वहां पे काम किया, कैसे कैसे सल्तनत पीरियड में वहां पे काम हुआ, और कैसे कैसे वहां पे जब अंग्रेज आए तो उनका क्या रोल रहा, वो सब देखने के लिए, और उससे पहले वैदिक पीरियड में क्या क्या कुछ हो रहा है वहां पे, वो सब समझने के लिए हमें हिस्ट्री करना तो बच्चों बहुत जरूरी है किसी भी जगह के लिए। और हिमाचल की हिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर हम इसी बात के साथ शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर हमें हिस्ट्री समझनी है तो हमें सबसे पहले वहां पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखना पड़ता है कि क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। हमें कैसे पता लगे कि वैदिक लोग वहां पे कब आए, हमें कैसे पता चले कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी कभी वहां पर, या उससे पहले क्या पैलियोलिथिक मैन वहां पे था, क्या मीजोलिथिक या नियोलिथिक मैन वहां पे था, क्या चाल्कोलिथिक मैन वहां पे था। वो सब देखने के लिए बच्चों हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस कौन सी हैं हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले जो हमें इंस्क्रिप्शन क्या होता है? पत्थर के ऊपर, रॉक के ऊपर खोद कर कुछ लिख दिया, इंस्क्राइब कर दिया। तो वो क्या क्या है? तो हमें सबसे पहले इंस्क्रिप्शन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपके सामने मैंने मार्क कर दी। तो यहां पर हमें दो जगह पर इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, एक पथियार नाम की जगह पर, एंड सेकेंडली कनिहारा पर, कनिहारा। तो ये दो जगहों पर हमें इंस्क्रिप्शन मिलती हैं। इसके अलावा शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, शिमला डिस्ट्रिक्ट आपके सामने मैंने मार्क कर दी।
शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है सूपुर। सूपुर शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और ये केरल के अंदर है, एक गुफा है, उसके अंदर ये इंस्क्रिप्शन बनाई हुई है और इसे हाथ कोटी इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। हाथ कोटी, हाथ कोटी इंस्क्रिप्शन। इन दोनों के अलावा मंडी इन दोनों के बीच में हमें दिख रहा है। शिमला एक तरफ, कांगड़ा एक तरफ। मंडी में हमें एक सलानू नाम की जगह पर इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रही है। सलानू, स-ला-नू, मंडी में। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी रॉक इंस्क्रिप्शन, लेकिन कुछ कॉपर इंस्क्रिप्शन भी हैं, यानी कि तांबे के ऊपर कुछ खोद कर लिखा गया है। वो हमें मिलती है निर्मंड नाम की जगह में। निर्मंड कॉपर प्लेट के ऊपर इंस्क्राइब किया हुआ है। कॉपर प्लेट के ऊपर इंस्क्रिप्शन है ये निर्मंड में, और ये 7वीं शताब्दी एडी में है, 7th सेंचुरी एडी में। और किसने लिखी ये इंस्क्रिप्शन, किसके टाइम पर है ये इंस्क्रिप्शन? तो वेरी इंपॉर्टेंट किंग ऑफ हिमाचल प्रदेश, महाराजा समुद्रसेन। महाराजा समुद्रसेन, ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं जो चंबा में, कांगड़ा के ठीक ऊपर चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा में एक म्यूजियम है, आज की डेट में है, और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इस म्यूजियम का नाम क्या है? भूरी सिंह म्यूजियम। भूरी सिंह म्यूजियम है बच्चों। तो भूरी सिंह म्यूजियम में कई कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं। भूरी सिंह म्यूजियम। और इंस्क्रिप्शंस की बात खत्म हो गई। अब देख लेते हैं और क्या कुछ चाहिए होता है हमें देखने के लिए, और क्या सोर्सेज होते हैं हमारे पास किसी भी जगह की हिस्ट्री को देखने के लिए। कॉइन्स, जिसे हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स इज स्टडी ऑफ कॉइन्स, और कॉइन्स में हमें कौन कौन से कॉइन्स देखने को मिलते हैं इस हिमाचल प्रदेश में, तो वो देख लेते हैं। तो हिमाचल की, अगर हम एंशिएंट हिमाचल में ही है अभी तो हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें 4 अलग अलग किंगडम्स देखने को मिलते हैं। त्रिगर्ता, सेकेंडली ओडम्बरा, थर्डली कुलुता, एंड लास्टली कुनिंदास। तो ये 4 किंगडम थे, और इन सब के कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। इन लोगों के कॉइन्स, इन रियासतों के कॉइन्स, इन राज्यों के कॉइन्स हमें 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी के बीच में मिलते हैं। ठीक, तो यहां तक क्लियर है सबको? कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं। अब जैसे जैसे लैंग्वेज का विस्तार होता है, जैसे जैसे लिपि आ जाती है, लिखने लग जाते हैं, स्क्रिप्ट आ जाती है, तो लोग ये पत्थरों को पे इंस्क्राइब करना, कॉइन्स पे इंस्क्राइब करना बंद कर देते हैं और कागज पे लिखने लग जाते हैं। कागज नहीं होता तो पत्तों पे लिखते हैं, और वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर डेवलप हुई, संस्कृत लिटरेचर डेवलप हुई, तो हमें पता है नदरन इंडिया में ज्यादातर जो भी ब्राह्मण्स लिखते थे वो संस्कृत में लिखते थे। बाकी लोकल लैंग्वेजेस में बुद्धिज्म, पाली, प्राकृत, जैनिज्म वगैरह वो सब अलग है। लेकिन जो ज्यादा हाई लेवल की स्टडी है, जैसे आजकल हम कहते हैं इंग्लिश हो गई, तो जो ज्यादा स्कॉलरली लोग थे वो संस्कृत को पसंद करते थे। तो बहुत कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। ऋग्वेद की अगर बात करें, ये हिमाचल की अलग अलग ट्राइब्स के बारे में बताता है, अलग अलग ट्राइब्स के बारे में बताता है। और 1800 बीसी के टाइम पे, उसके अलावा
हमें पता है कि वेदों के अलावा वैदिक लिटरेचर में और बहुत सारे हमारे पास ग्रंथ हैं, जैसे कि पुराण, ब्राह्मण, एक ब्राह्मण कास्ट हो गई, एक ब्राह्मण वर्ण हो गया, और एक ब्राह्मण इनमें से बुक्स हो गई। तो ये ब्राह्मण वो बुक्स हैं, ब्राह्मणा। और अरण्यका, अरण्यका हमें पता है वो बुक्स जो जंगलों में लिखी गई, अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो जंगलों में जो किताबें लिखी गई वो अरण्यकास। और फिर हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स यानी कि रामायण, ये रामायण है बच्चों, रामचरितमानस नहीं है, ध्यान रखना, रामायण। और लास्टली महाभारत। ठीक बच्चों, तो यहां तक हमें समझ आया संस्कृत लिटरेचर में। अभी खत्म नहीं हुआ, तो इन सब में क्या लिखा हुआ है हिमाचल के बारे में? इनमें यहाँ की फिजियोग्राफी के बारे में, यहाँ की ड्रेनेज के बारे में, कौन कौन सी नदियां तालाब निकलते हैं, कौन कैसी जगहें हैं, किस तरह के लोग यहाँ रहते हैं, वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हम संस्कृत लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पता है फेमस बुक है ग्रामर की, जिसके रचनाकार हैं पाणिनि। क्या नाम है उस बुक का? अष्ट अध्याय। 8 अध्यायों की बुक है, 8 चैप्टर्स की बुक है अष्ट अध्याय, जिसमें संस्कृत ग्रामर के बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अष्ट अध्याय में, अष्ट अध्याय, तो अष्ट अध्याय में हिमाचल के बारे में कुछ बातचीत की गई है। और ये जितने भी लिटरेचर हम कर रहे हैं, अब कौन कौन सी सेक्युलर लिटरेचर है, तो कौन कौन सी सेक्युलर जिसमें धर्म से रिलेटेड नहीं है, और जो संस्कृत में है, और जिनमें हिमाचल का रेफरेंस आ रहा है। तो अभी हम कौन सी लिटरेचर कर रहे हैं? जो संस्कृत में है, जो सेक्युलर है, और जो एंशिएंट टाइम पर हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हमने पाणिनि की अष्टाध्याय देखी। उसके अलावा कालिदास, गुप्ता पीरियड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर कालिदास, जिन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो कालिदास ने ग्रंथ लिखे कई सारे, जिनमें वो हिमाचल के बारे में जिक्र करते हैं, या हिमाचल के एरियाज के बारे में जिक्र करते हैं अपने कई सारे ग्रंथों में, जैसे कि रघुवंशा, रघु राम जी हो गए, रघुवंशा या रघुवंशा। सेकेंडली देवी चंद्रगुप्तम, तो कालिदास की रघुवंशा। देवी चंद्रगुप्तम किसी और ऑथर की है, बताओएगा कोई किसकी है देवी चंद्रगुप्तम? देवी चंद्रगुप्तम के ऑथर हैं विशाखा दत्त, विशाखा दत्त। थर्डली बच्चों, संस्कृत सेक्युलर लिटरेचर में हमारी जो नेक्स्ट बुक है उसका नाम है मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस। एंड लास्टली है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में एक पूरे राजाओं की लीनिएज है कि कौन कौन से राजा हमारे कश्मीर में और हिमाचल के एरियाज में थे, तो उनकी पूरी हिस्ट्री बताई गई है, और इसके ऑथर हैं कल्हाना। राजतरंगिणी। तो बच्चों ये हो गए हमारे संस्कृत लिटरेचर। तो सिर्फ संस्कृत में ही नहीं लिखा गया, मेडिवल इंडिया में पर्शियन लिटरेचर में भी हिमाचल का जिक्र बहुत सारे दस्तावेजों में आता है। पर्शियन लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो मुस्लिम इन्वेजन्स शुरू हुई भारत में, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है गजनी। गजनी का सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी
तो इन्होंने नगरकोट की इन्वेजन की थी। नगरकोट हिमाचल में है, नगरकोट हिमाचल में है और कांगड़ा में है। कांगड़ा हमारे सामने ये रहा। तो कांगड़ा में नगरकोट, जो कि वहां का किंगडम था, वहां की राजधानी था, नगरकोट का पैलेस है, उसको इन्वेड किया इन्होंने। और ये सारा जिक्र हमें मिलता है तारीख ए यमनी नाम की बुक में। तारीख ए यमनी नाम की किताब में। और ये 1020 एडी में लिखी गई। इसके साथ ही एक और बुक में इसी इन्वेजन का जिक्र आता है, जिसका नाम है हबीबुस सियार। हबीब उस सियार, और इसको लिखा है खवंद मीर ने। खवंड मीर ने 1523 एडी में, यानी कि काफी लगभग 500 साल बाद, इन्वेजन के 500 साल बाद ये किताब लिखी गई। और इसके अलावा एक और किताब में इसका जिक्र आता है, महमूद ऑफ गजनी की इन्वेजन का नगरकोट के किले पर, जिसका नाम है तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता, और इसके ऑथर हैं फरिश्ता। तो ये खुद ही इसके ऑथर हैं। और इसके अलावा 2 कंटेम्पररी क्रॉनिकल्स भी हैं, इस दौरान के क्रॉनिकल्स भी लिखे गए, जिनका नाम है तबाकत नसीरी। तबाकत ए नसीरी। और दूसरा तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। तो ये 2 क्रॉनिकल्स भी हैं। ये क्या बताते हैं कि कैसे जब भी हमने अटैक किया, तो मुस्लिम इन्वेजन्स के टाइम पे इस्लामिक लोग बता रहे हैं कि जब भी हमने अटैक किया हिमाचल प्रदेश पर, तो कैसे ये लोग छुप के लोअर हिमाचल प्रदेश में शेल्टर ले लेते थे, कैसे वहां से भाग खड़े होते थे। ऐसा कुछ जिक्र हमें इन क्रॉनिकल्स में मिलता है, किनमें? तारीख फिरोज शाही में और तबाकत नसीरी में। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर हमें पता है कि अगर हम इस्लामिक रूल में सल्तनत पीरियड की बात करें, तो सबसे पहले आते हैं स्लेव्स। उसके बाद सीरीज में कई अलग अलग रूलर्स आते हैं। तो उन सबको हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ उनको देखना है जिन्होंने हिमाचल पर अटैक किया। तो इसी में एक आते हैं तुगलक्स। तो तुगलक पीरियड में एक बुक लिखी गई, कसैद ए बदरी चाचा। कसैद ए बदरे चाचा। तो बदर चाचा नाम के एक भाई साहब थे, उन्होंने तुगलक पीरियड में एक कसैद लिखा जिसका नाम है कसैद ए बदरे चाचा। और उन्होंने बताया कैसे तुर्की फोर्सेस कांगड़ा के हिल्स में घुसती चली गईं और हमला करती चली गईं, कैसे मारकाट की, कैसे लोगों को मार गिराया तुर्की फोर्सेस ने। यानी तुगलक पीरियड में जो भी इस्लामिक रूलर है, बेसिकली तो तुर्क से ही आए हैं, सब टर्की से आए, तो ये तुर्की फोर्सेस ने कैसे पेनिट्रेट किया, वो कसैद बदर चाचा में लिखा है। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हैं जियाउद्दीन बरानी। ये भी नगरकोट यानी कि कांगड़ा का किला, नगरकोट की इन्वेजन की बात करते हैं। और ये किसने की? ये इन्वेजन उस टाइम की है जब तुगलक पीरियड चल रहा है। तो तुगलक पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग हुए जिनका नाम है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें उनकी इन्वेजन का जिक्र आता है। जियाउद्दीन बरानी ने अपनी किताब में नगरकोट पे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की इन्वेजन का जिक्र किया है। उसके बाद
अभी हम इस्लामिक पीरियड में ही हैं, कौन कौन सा हमें टेक्स्ट मिलता है बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है नगर कोट पे दोबारा से अटैक किया तुगलक पीरियड के दौरान एक नए राजा ने, एक नए सल्तनत रूलर ने, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, फिरोज शाह तुगलक। और इनका जो इन्वेजन है ये 4 अलग अलग किताबों में इनका जिक्र आता है। एक तो तारीख फिरोज शाही, जिसका हम पहले भी रेफरेंस पढ़ चुके हैं, तारीख फिरोज शाही कि कैसे जब हम अटैक करते थे ये लोग भाग खड़े होते थे। तो तारीख फिरोज शाही, और इसके ऑथर हैं अफीफ नाम के एक भाई साहब इसके ऑथर हैं। फिर तारीख फरिश्ता हम पहले देख चुके हैं, तो तारीख फरिश्ता में फिरोज शाह के अटैक की भी जिक्र आ रहा है। तारीख फरिश्ता में इसके ऑथर खुद फरिश्ता ही हैं। थर्डली तुज़्क ए जहांगीरी, ये जहांगीर ने खुद लिखी बुक। और लास्टली मुआसिर अल उमरा, इसके ऑथर हैं शाहनवाज खान। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे पास सोर्सेज हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन किताबों में क्या लिखा है, उस वक्त हो क्या रहा था, वो जानना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना इन बुक्स के नाम याद करना और इनके ऑथर्स के नाम करना इंपॉर्टेंट है। तो उस दौरान हो क्या रहा था वो हम एक एक करके देख लेते हैं। हमने पता है, हमें वो सब तो हमने कर ही लिए कि पुराणों में इसका नाम क्या था, जलंधर कहते थे, है ना। और उसके बाद केदार खंड, जलंधर खंड, और उसके बाद स्कंद पुराण में इसका जिक्र किया हुआ, वो सब हम देख चुके हैं। तो अब हम सीधा छलांग लगाते हैं मेडिवल टाइम्स में और हम देखते हैं कि मेडिवल टाइम में राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान है हिमाचल की हिस्ट्री में। राजपूत जब अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे थे, मेडिवल टाइम हमें पता है कि राजपूतों के साथ ही शुरू होता है, और उसी दौरान गजनी, मोहम्मद गजनी की इन्वेजन हो जाती है। और वो पहले मुस्लिम रूलर हैं जो इन्वेजन करते हैं। और 1000 एडी की ये बात है, 1000 एडी में राजपूतों पर गजनी का अटैक शुरू हो जाता है। और महमूद ऑफ गजनी कांगड़ा के किले पर भी अटैक करते हैं, नगरकोट पर अटैक करते हैं और वहां का सारा खजाना लूट कर ले जाते हैं और अपने पोते को छोड़ जाते हैं कि आप इस फोर्ट को देखो। तो नगरकोट का जो किला है वहां पर अपने पोते को छोड़ जाते हैं कि आप देखो कैसे इसकी देखरेख करनी है। और ये बात है 1043 एडी की। उसके बाद जो पोता होता है गजनी का, उसको भगा दिया जाता है किसके द्वारा, तोमर राजा। तो हमें पता है तोमर भी राजपूत थे, तो तोमर राजा जो दिल्ली पर राज कर रहे थे, उन्होंने गजनी के पोते को भगा दिया यहां से। और उसके लिए तोमर राजा ने बाहर की ताकतों की भी सपोर्ट ली, एक्सटर्नल सपोर्ट लेनी पड़ी उनको ये सब करने के लिए। फिर गजनी के बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर जो आते हैं, जो बहुत सारी रेड मारते हैं इंडिया पे, हम सबको उनका नाम पता है, मोहम्मद गौरी, महमूद ऑफ गौरी, सॉरी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की कई सारी इन्वेजन्स आती हैं और ये बात है लास्ट क्वार्टर ऑफ 12th सेंचुरी की, 12th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर की बात है। हमें याद ही है कि बैटल ऑफ तरेन में कैसे 1991 और 92 में गौरी ने बहुत कमाल किया था। 91 में हारा था, 1191 में हारा और 1192 में जीत के चला गया था और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था, जिसका जिक्र हमें चंद बरदई की पृथ्वीराज लाशों में आता है। तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे भी अटैक्स किए और उसने प्लेन एरियाज में अटैक किए, जो दोआब वाले एरियाज हैं हमारे इसके नीचे, हिमाचल के नीचे,
वहां पे अटैक्स किए, और जो भी राजे थे या तो वो मर गए या वो भाग गए। तो भागकर कहां जाएंगे? भागकर वो गए पहाड़ों में। इसीलिए हमें हिमाचल प्रदेश में इतने ज्यादा राजपूत किंगडम्स मिलते हैं, क्योंकि जब गजनी के अटैक हुए और उसके बाद गौरी के लगातार अटैक पे अटैक हुए, जिसकी फोर्सेस बहुत ही बड़ी बड़ी थी, राजपूत राजे आपस में इतने यूनाइटेड नहीं थे और वो छोटे छोटे किंगडम्स के मालिक थे, तो उनको भागना पड़ा और वो इनकी पहाड़ों की शरण में आकर रहने लगे। फिर 12th सेंचुरी में इन सारे राजपूतों ने यहां पर छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स कहना तो गलत होगा, वो तो अंग्रेजों के टाइम पे नाम मिला, तो यहां पे उन्होंने छोटे छोटे किंगडम्स बना दिए। जैसे कि चौहान, पृथ्वीराज चौहान का नाम है पता है, वो तो मारे गए थे। तो चौहान्स ने, चंदेलास का नाम हम किससे एसोसिएट करते हैं? खजुराहो के मंदिरों से। तो खजुराहो के मंदिर इन्हीं लोगों ने बनाए थे, चंदेल और पंवर, सेन, इन सारे राजपूतों ने अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज बनाई इस एरिया में। उसके बाद बच्चों, अभी ये सब हो ही रहा था, प्रिंसिपैलिटीज बनी रही थी, टाइम बीतता गया और सल्तनत पीरियड में अलग अलग रियासतें आती रहीं, अलग अलग। हमें पता है सबसे पहले आए थे स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आए खलजी, उसके बाद आए तुगलक, है ना। तो इस तरह से चलते गए। उसके बाद आए सैयद और उसके बाद आए लोधी। तो अब हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे अटैक किया। हम पहले इस बात को तो समझ चुके हैं, तो थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं हुआ क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक (1325) से लेके 1351 की बात है, 51 की। इन्हें हम इनको किस नाम से जानते हैं बच्चों? हम इनको वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन लिए वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन किस्मत इनकी बहुत ही खराब थी और जो भी डिसीजंस ले वो उल्टे पड़े, और इसकी वजह से इनको वाइजेस्ट फूल यानी कि सबसे अक्लमंद बेवकूफ के नाम से जाना जाता है इतिहास में। तो ये वही मोहम्मद बिन तुगलक हैं, लेकिन ये बेवकूफ नहीं थे, इनके कुछ डिसीजन जरूर गलत हुए। तो देखते हैं इन्होंने क्या कुछ किया। इन्होंने कैंपेन चलाया 1337 में, एक रेड मारी राजा पृथ्वी चंद के खिलाफ। राजा पृथ्वी चंद के खिलाफ, जो नगर कोट में इस टाइम पर राज कर रहे थे। नगर कोट के राजे के खिलाफ। तो हमें पता है नगर कोट इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा वाला एरिया, और वहां पे बहुत ज्यादा पैसा भी है, ट्रेजरी भी है। जबकि महमूद ऑफ गजनी तो ले गए, लेकिन उसके बाद दोबारा से जनरेट किया गया रेवेन्यू और दोबारा से राज शुरू किया गया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत अच्छी चीज की कि उसने मंदिर को नहीं तोड़ा, ज्वालामुखी के मंदिर को नहीं तोड़ा, और उसे वैसे की वैसे ही छोड़ दिया गया। ज्वालामुखी के मंदिर को मोहम्मद बिन तुगलक ने हाथ भी नहीं लगाया, जो नगर कोट के पास में ही था। फिर 1360 की बात है, 1360 की बात है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का रूल तो जा चुका है। राजा रूपचंद ने गद्दी संभाली नगर कोट की। पृथ्वी चंद की जगह राजा रूपचंद आ गए, और इस टाइम पे सल्तनत में तुगलकों में जो राज कर रहे थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को हम जानते हैं कि उन्होंने जजिया को दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया था। जजिया होता था, जो गैर इस्लामिक लोग हैं उन पे एक टैक्स होता था, जजिया। तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए बच्चों। और रूपचंद ने क्या गलती की कि उसने प्लेन्स में एक एक्सपीडिशन कर दी, प्लेन्स में अटैक कर दिया और दिल्ली को भी प्लंडर कर दिया। देखो रूपचंद कितना ज्यादा करेजियस एक राजा रहा कि उसने एक छोटे से नगर कोट के राजा होते हुए उसने दिल्ली को अटैक कर दिया और लूट लिया। इस पर फिरोज शाह तुगलक बहुत नाराज हो गया और उसने रूपचंद पर अटैक कर दिया 1361 में। अगले ही साल फिरोज शाह तुगलक ने अटैक कर दिया और पूरी की पूरी नगर कोट की टेरिटरी को लूट लिया गया।
तो बच्चों इसी के साथ हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे फिरोज शाह तुगलक के, और इसको हम ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।